बेटा तेजस्वी तुम्हारा बाप नहीं सके, तुम्हारा बाप नहीं सके, अब तुम क्या सकेगा। नरेंद्र मोदी है, हम हिंदू एक है। भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है। 6 साल से हम लोग इधर धंधा कर रहे हैं, कुछ नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 15 मिनट में दुकान तोड़ के गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, घुटना टूट गया है, मैं ट्रेन से। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिंडा टाइम्स। दोस्तों, क्या आपको पता है देश कहां से चल रहा है? देश की राजधानी दिल्ली है, परंतु देश चल कहीं और से रहा है। आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। देश आजकल चल रहा है पटना के गांधी मैदान के पास एक 5 स्टार होटल है, मौर्य सेरेटन, उसमें आलीशान कमरा, आलीशान होटल, आलीशान बेड, एयर प्यूरिफायर, एसी और न जाने क्या क्या सुविधा उस होटल में है। करीब 1 लाख रुपए प्रतिदिन के इस होटल के कमरे में देश के गृह मंत्री रहते हैं। वो गृह मंत्री रहते हैं जो गरीबों में जाकर गरीबी मिटाने की बात करते हैं, जो बिहार में जाकर पलायन को रोकने की बात करते हैं, जो बिहार में जाकर घुसपैठियों को रोकने की बात करते हैं, जो बिहार में जाकर वोट मांगने के लिए 10,000 रुपए माताओं बहनों के खाते में डालने की बात करते हैं। परंतु क्या उन्हें पता है कि दिल्ली जो गैस चैम्बर बन गया है, उस पर दिल्ली में किस तरह प्रदर्शन हुआ है और क्या क्या पुलिस ने उनके प्रदर्शन साथियों के साथ किया है? क्या अमित शाह को यह पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, बिहार का चुनाव जीतना है। 122 सीटों पर कल मतदान होना है, वो चुनाव जीतना है, उसकी रूपरेखा बनानी है, उसकी रणनीति बनानी है। दिल्ली में क्या हो रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बिहार में कुछ हो रहा है उसकी उन्हें पूरी जानकारी है। पहले मैं बिहार में की खबरों से पहले मैं आपको दिल्ली की कुछ खबरें आपको बताना चाहता हूं। दरअसल कल दिल्ली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि हमें सांस लेने का अधिकार है, हमें सांस दीजिए, हमें पानी शुद्ध दीजिए, हमें शुद्ध हवा दीजिए। आप हमें खाना नहीं दे सकते, हमें कम से कम शुद्ध हवा तो दे दीजिए। ऐसे नारे प्रदर्शनकारी लगा रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनको पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनमें महिलाएं भी थी, उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की और उन्हें उठाकर ले जाकर थाने में बंद कर दिया। आखिर ये मामला क्या था, इसका खुलासा सौरभ भारद्वाज ने किया। ये सारी वीडियो और प्लस राहुल गांधी ने क्या बोला इस पर, इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये वीडियो देखिए पहले, वहां के दिल्ली के प्रदर्शन, राहुल गांधी ने क्या कहा इसकी और सौरभ भारद्वाज ने क्या खुलासा किया था इसकी। जा सकते हैं छोड़ के भाई, हम कहाँ जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे? आम नागरिक कहाँ जाएगा जिसकी रोजी रोटी यहाँ पर है, जिसके पास पैसे नहीं है? दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर ओनली रिच, ये गरीबों का भी देश है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पे वो लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं रोज। पुलिस को आगे करता है, दिल्ली पुलिस करो, शर्म नहीं तो तुम करो। ये लोगों को उठाकर लेके जा रही है, हम यहाँ पर आए हैं। क्लाउड सीडिंग के वैसे भी अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो बहुत रेयर ही होता है एंड लाइक आई गेस उसकी ये भी आया था कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा कि लाइक उस टाइम ह्यूमिडिटी उतनी नहीं थी क्लाउड सीडिंग के लिए, हाँ मॉइस्चर नहीं था, हाँ तो उन्होंने तब भी क्लाउड सीडिंग करवाई जो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, यू वेस्टेड मनी, यू कुड हैव यूज्ड दैट मनी समवेयर एल्स। और लाइक क्लियरली वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं AQI के बारे में।
कि like AQI is like at 200 or 300. It's not. It's still high. I can feel it. मुझे feel. Here, look what is happening. We all have been arrested by the cops. Right now, attacked. And everyone look happy. People are actually protesting. I'm also in this bus right now. Look at that. Small children were actually arrested and are being put inside this, saying you don't have a right to protest. The children don't have a right to protest. This is what is happening. हवा साफ होना हमारा बुनियादी हक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। फिर जो लोग शांतिपूर्वक साफ हवा मांग रहे हैं, उन्हें अपराधी जैसा बर्ताव क्यों मिल रहा है? प्रदूषण से करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। लेकिन जो सरकार चुनाव चुराकर आई, उसे ना कोई फिक्र है, ना कोई कोशिश। हमें अभी तुरंत हवा के संकट पर सख्त कदम उठाना चाहिए, ना कि उन लोगों पर हमला करना जो सिर्फ साफ हवा मांग रहे हैं। बच्चों को अरेस्ट करेंगे आप? बच्चों का प्रोटेस्ट में लेकर आओगे? हाँ, बच्चे सांस नहीं लेते क्या? आपको पता है प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सांस के लिए हो रहा है ना? आप छोटे से बच्चे को ए चाइल्ड इज टेकन अवे सेइंग दैट इसका प्रोटेस्ट का राइट नहीं है, इसको सांस लेने का राइट है नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये ट्रक लगातार यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। आप सोचिए, ट्रक में आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है और परिक्रमा हो रही है। सवाल ये, परिक्रमा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, इतने बड़े फर्जीवाड़े करने वाले लोग आज दिल्ली की सरकार में बैठ गए हैं। आज ये दिल्ली नगर निगम में बैठे हुए हैं, आज ये लोग केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, जिनको प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि कैसे डेटा का फर्जीवाड़ा किया जाए। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। AQI लेवल पर घोटाला कर रही है दिल्ली सरकार, ऐसा सौरभ भारद्वाज का आरोप है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। इन सब के से अलग हटकर देश के गृह मंत्री इस समय बिहार में अपनी चुनावी रणनीति और चुनावी जो गोटियां उनको बैठाने में लगे हुए हैं। पहले चरण के मतदान में ने जिस तरह से बीजेपी को चौंकाया, अब 122 सीटों पर जो कल मतदान होने वाला है, जिसमें पिछली बार आधी से ज्यादा सीटें एनडीए के पास थी, उसके लिए अमित शाह ने अपनी गोटियां बैठानी शुरू कर दी। अमित शाह जानते हैं कि इन 122 सीटों पर MY फैक्टर है, प्लस ओवैसी का प्रभाव इस बार नहीं है, प्लस OBC और जो लोअर कास्ट है वो कुछ परसेंट महागठबंधन के साथ जा रहा है। इन सब से को साधने के लिए अमित शाह अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस रणनीति को बनाने के लिए उन्होंने मौर्य शेरेटन पटना को चुना। पटना के 5 स्टार होटल में वो रह रहे हैं, वहीं से दिल्ली को भी चला रहे हैं। बीजेपी के पास इस समय क्या है? बीजेपी के पास इस समय 122 सीटों में से क्या है, या जो 131 सीटें थी उनमें से क्या है? आरजेडी महागठबंधन MY फैक्टर OBC और दलित के सहारे चल रहा है। नीतीश कुमार अपने 10,000 रुपए के सहारे चल रही है, परंतु बीजेपी के हाथ तो खाली है। इसीलिए बिहार में डेरा डाल गए हैं अमित शाह। उस डेरा डालने के पीछे की रणनीति और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कहानी है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। दरअसल अमित शाह जानते हैं कि अगर बिहार में चुनाव हारे तो दिल्ली का सिंहासन भी डोल सकता है, क्योंकि देश की राजनीति में इस समय
अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े नेता है। बीजेपी में जो कर दे वो कर दे, वो सारा बिहार का चुनाव अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और अगर बिहार में बीजेपी या एनडीए हारता है तो इसका ठीकरा सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह ने पिछले दिनों कुछ खबरें आ रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ने का प्रयास किया, उसके सांसदों को, वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन जो 122 सीटें हैं उनमें से ज्यादातर सीटें जब इनके पास थी तो अमित शाह को रणनीति बनानी पड़ी, क्योंकि अमित शाह हारना नहीं चाहते, रणनीति बना रहे हैं। वो चाहे सीमांचल का इलाका हो, चाहे चंपारण का इलाका हो, चाहे वो कोई और इलाका हो, इन सब इलाकों में इस समय संकट गहराया हुआ है बीजेपी के ऊपर। उसका सीधा कारण है कि सीमांचल में MY फैक्टर, गांधी ने जिस जगह से अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसानों हो, उनको साथ लेकर जो आंदोलन किया था वो चंपारण है। चंपारण में भी इस बार बीजेपी की नैया कहीं ना कहीं डूब रही है, एनडीए की। अब ये वो धरती है जो परिवर्तन की धरती है। चंपारण गांधी के कदमों की धरती मानी जाती है। यहां से पूर्वी चंपारण से में 21 सीटें हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में, जिनमें से पिछली बार 17 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी। इस बार 17 में से करीब करीब 7 सीटों पर संकट छाया हुआ है। ये गहरा संकट है। अब इसमें अमित शाह करे तो क्या करे। उसके बाद दूसरी सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया, ये 3 जगहें, इनमें 19 सीटें हैं। 19 सीटों में से पिछली बार 15 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार इसमें करीब 7 से 8 सीटों पर संकट गहराया हुआ है। तो ऐसे में अमित शाह करे तो क्या करे। तीसरी परिस्थिति कटिहार की है, पूर्णिया की है। यहां 14 सीटें हैं। 14 में से एनडीए ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी। 8 में से 4 सीटों पर संकट गहराया हुआ है। अब इस संकट को गहराते हुए को देखकर अमित शाह की कहीं ना कहीं नींद उड़ी हुई है। और चौथा संकट जो है वो है भागलपुर, जमुई और आरा। यहां कुल 16 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें पिछली बार एनडीए के पास थी, परंतु इस बार 12 में से करीब 7 सीटों पर संकट गहराया हुआ है। तो अब बीजेपी इसमें क्या करे और अमित शाह क्या करे। अगर ऑपरेशन ना चलाए तो और क्या चलाए। वो ऑपरेशन चलाना चाहते हैं जो घर घर कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, जो अपने वोटों को समेटना चाहते हैं अमित शाह, शायद इसीलिए चला रहे हैं। कुछ लोग कुछ और भी बोल रहे हैं कि अमित शाह इसलिए बैठे हैं कि मशीनों में कुछ गड़बड़ करानी। मैं इस बात को नहीं मानता। जो मानते हो मानते रहे। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि ज्ञान आदेश अगर चला तो बीजेपी जीतेगी, और अगर जनादेश चला तो महागठबंधन जीतेगा। अमित शाह को लग रहा है कि मेरी गोटियां अगर फेल हो गई, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीमांचल में पिछली 11 सीटें हैं। इन 11 में से पिछली बार AMIM 5 सीटें जीत गई थी, 6 सीटें RJD और कांग्रेस जीत गई थी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने नारा दे रखा है कि एक को जिताना है, चाहे वो किसी को भी जिताना हो, और जो सरकार बना सकता है उसको जिताना है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी को इस बार मुसलमान नहीं देना चाहते वोट, उससे किनारा करके कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ आना चाहते हैं। इसीलिए ये 6 सीटों का संग जो बढ़ेगी, इसकी 5 सीट बढ़ेंगी RJD की, वो भी कहीं ना कहीं अमित शाह को बेचैन किए हुए। जिन 11 सीटों पर मुसलमान हैं उनमें 6 सीट जीत रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान का नारा कामयाब नहीं हुआ वहां, तो फिर ये भी एक संकट है। क्योंकि आप ये जान लीजिए पूरे बिहार में करीब 53 सीटें हैं जो मुस्लिम जिनको प्रभावित करते हैं। 53 में से पिछली बार 36 सीटें बीजेपी जीत गई थी। 36 सीटें में इस बार करीब 20 सीटों पर संकट छाया हुआ है। अगर अमित शाह सीतामढ़ी के मंदिर का जिक्र करते हैं और ओवैसी मुसलमानों का
जिक्र करते, हिंदुओं के खिलाफ बोलते और उसके बीच में आके खड़े हो जाते थे तो उसका फायदा अमित शाह को और बीजेपी को मिल सकता था। परंतु इस बार सीतामढ़ी में मंदिर का जिक्र करके भी बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुस्लिम बहुल पिछली बार जो 11 सीटें थी उनमें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, वारसी, कस्बा, धामपुर, अररिया, जोगीहाट, अमोल, इनमें 5 सीटें एमआईएम इसलिए जीत गई थी कि हिंदू मुसलमान हो गया था और 6 सीट आरजेडी के खाते में चली गई थी। इसीलिए इस बार 5 सीट और आरजेडी के खाते में आ सकती हैं, जिनमें कांग्रेस की और कम्युनिस्ट की कुछ सीटें हैं। आप एक आंकड़ा देखिए, इस बार जन स्वराज भी वहां खड़ा हुआ है। जन स्वराज ने वहां 31 मुसलमानों को टिकट दिया है। वो कह रहा है मैंने सबसे ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा देने वाला टिकट हूं। वहीं महागठबंधन ने भी 31 को दिया है। एनडीए ने केवल 5 को दिया है, जिनमें 4 सीट जेडीयू ने दी है और 1 सीट चिराग पासवान ने दी है। तो सवाल उठता है, तो मुसलमानों का ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है? जब मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया तो मुसलमान जीत के कैसे आएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। अमित शाह का संकट यही नहीं रुकता। अमित शाह का संकट ये भी है कि जब पिछली बार किशनगंज में 68 सीट, जहां 68% मुसलमान है, वहां 2 सीट जीत सकता हूं, तो इस बार क्यों नहीं जीत सकता? सोचने वाली बात है। अररिया में भी 42% मुसलमान है, यहां बीजेपी 2 सीट जीत गई थी, तो इस बार क्यों नहीं जीत सकता? जीत सकता हूं। सीतामढ़ी में 20% मुसलमान है, 8 सीट है, 4 सीट जीत गई थी बीजेपी और 2 जीत गया था जेडीयू, 6 सीट जीत गई थी। इन 6 सीटों पर भी संकट छाया हुआ है। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीट बीजेपी और 1 सीट जेडीयू जीत गई थी। इन 4 सीटों पर भी संकट छाया हुआ है। कटिहार में 53% मुसलमान है, यहां बीजेपी 8 सीटें जीत जाती है और जेडीयू 1 सीट जीत जाती है। इन 9 सीटों पर भी संकट छाया हुआ है, क्योंकि पोलराइजेशन नहीं हो पाया, हिंदू मुसलमान नहीं हो पाया। पूर्णिया में 12 सीटें हैं, इनमें से भी 8 सीट पिछली बार बीजेपी जीत गई थी और 1 जेडीयू जीत गई थी। तो संकट 9 सीटों पर भी है। अमित शाह का संकट यह है कि जो पिछली बार पोलराइजेशन के सहारे 53 मुस्लिम बहुल सीटें थी, उनमें से 36 सीटें हम जीत गए थे। अगर उनमें से 20 सीट चली गई तो क्या होगा? पूर्णिया में अगर 9 सीट जीती तो 7 में से 4 सीट जीती थी, अगर 4 में से 2 भी चलेगी तो क्या होगा? उसी तरह किशनगंज में 2 सीट जीती थी बीजेपी, 2 सीट जीती थी जेडीयू, 4 सीटों में संकट है। तो अगर 4 में से 3 भी चलेगी या 2 भी चलेगी तो भी संकट गहरा जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अमित शाह अपनी गोटियों को मतदाताओं के थ्रू बिछाना चाहते हैं या चुनाव आयोग के थ्रू बिछाना चाहते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी अब इस चुनाव में, क्योंकि वोटर जो दूसरे दौर का मतदाता है वो मुसलमान मतदाता ज्यादा है, वो ओबीसी मतदाता ज्यादा है, वो यादव बहुल सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी कहां टिकेगी, एनडीए कहां टिकेगा, आने वाला वक्त बताएगा। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, मैं केवल आपको जो मेरे वहां संवाद सहयोगी है उनके द्वारा बताई गई खबरों को आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छी है बुरी है वो आपके सामने है। पड़े रहेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन होते रहेंगे, दिल्ली में दम घुटता रहेगा, पब्लिक मरती रहेगी, पब्लिक प्रदर्शन करती रहेगी, पुलिस लाठी भांजती रहेगी। उन्हें चुनाव जीतना है, उन्हें बीजेपी को बचाना है, उन्हें एनडीए को बचाना है, उन्हें बिहार की सरकार बचानी है, ऐसा प्रतीत होता है। उन्हें दिल्ली से भी मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सी गद्दी को कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव परिणाम प्रभावित करने वाला है, ऐसा कई लोग कहते हैं, ऐसा कई राजनीतिक पंडित कहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप यूं ही दम घुटते हुए दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो यूं ही मरते रहिए, यही सोचते रहिए कि हमारा क्या होगा। आपकी सांसों पर भी इस पॉल्यूशन का पहरा लग गया है। सरकार अपना चुनाव जीतने में मस्त है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।